नमस्कार दोस्तों, यूपीपीसीएस कर्तव्य पथ के चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मैं देवानंद पेंगुरिया आप लोगों के साथ आई दृष्टि करंट अफेयर की बुक को डिस्कस कर रहा था, जिसके टोटल 6 पार्ट आ चुके हैं। आज 7वें पार्ट में नेशनल करंट अफेयर को कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, जिन लोगों के पास ये बुक है, पेज नंबर 37 निकाल लें, वहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का पहला करंट अफेयर क्या है कि धार्मिक अल्पसंख्यकों को लेकर एक रिपोर्ट आई है। ये रिपोर्ट किसने निकाली है? प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ने ये रिपोर्ट निकाली है और माइनॉरिटी की कंडीशन के बारे में बात की है। ठीक है, तो इसमें मैं क्या क्या याद रखना है वो सबसे पहले जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट कि 1950 से 2015 तक एनालिसिस किया गया और ये पाया गया कि हिंदुओं की जो जनसंख्या है वो 7.82% कम हुई है। ये हमें 7.82% जो आंकड़ा है याद रखना है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके अलावा मुस्लिम भाइयों, ईसाई भाइयों और सिख भाइयों की जो जनसंख्या है उसमें वृद्धि हुई है। तो हिंदुओं की जनसंख्या में कमी आई है, मुस्लिम, ईसाई और सिखों की जनसंख्या में वृद्धि हुई है। ठीक है, हिंदुओं का आंकड़ा हम याद रखेंगे, 7.82% कमी आई है। इसके अलावा हमें और क्या याद रखना है कि मुस्लिमों की आबादी कितनी हो गई है? 1950 में 9.84% थी, अब 14.09% हो गई है। ठीक है, इसके अलावा हमें और क्या याद रखना है कि ईसाइयों की आबादी पहले 2.24 थी, 2.36% हो गई है। ठीक है, माइनॉरिटी का एक मेंस में टॉपिक है तो डायरेक्टली हम ये डेटा कोट कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, सिखों की आबादी भी बढ़ गई है 1.85%। और देखिए, जैनों की जो आबादी है वो डिक्रीज हुई है। जैन समुदाय की जो आबादी है वो डिक्रीज हुई है, ये हमें याद रखना है। और बुद्धिज्म की भी बढ़ी है, तो हिंदुज्म की डिक्रीज हुई है और जैनिज्म की डिक्रीज हुई है। इसके अलावा जो भी हैं, बुद्ध हैं, सिख हैं, क्रिश्चियन हैं, इनकी आबादी में वृद्धि हुई है। इतना हम याद रखेंगे। अब देखिए, क्रॉस कंट्री एनालिसिस भी किया गया तो म्यांमार, भारत और नेपाल में यह पाया गया कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी हैं उनकी जो पॉपुलेशन है उसमें गिरावट हुई है, जबकि श्रीलंका और भूटान में जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है उनकी जनसंख्या में वृद्धि हुई है। तो आप कैसे याद रखेंगे? इंडिया का मैप बनाया और यहां पर आपने क्या कर दिया? भूटान लिख दिया, यहां श्रीलंका लिख दिया। यहां पर जो मेजॉरिटी कम्युनिटी डोमिनेट करती है उसकी जनसंख्या में वृद्धि हुई है। बस इतना याद रखेंगे। अब देखिए, ये टॉपिक जो है सेकुलरिज्म से रिलेटेड हमारे यूज किया जा सकता है जीएस 1 में। तो देखिए, नेहरू जी का एक बहुत अच्छा कोट है जो हमें याद रखना चाहिए। नेहरू जी कहते थे कि अगर हमें सेकुलरिज्म को टेस्ट करना है, सेकुलरिज्म मतलब धार्मिक सहिष्णुता को टेस्ट करना है, तो हमें यह देखना होगा कि माइनॉरिटी क्या फील करती है, न कि मेजॉरिटी क्या सोचती है। एक इस कोट को दोबारा रिपीट कर रहा हूं। नेहरू जी सेकुलरिज्म पे एक लाइन बोलते थे कि अगर सेकुलरिज्म को आपको टेस्ट करना है तो आपको यह देखना होगा कि किसी कंट्री में माइनॉरिटी क्या फील करती है। माइनॉरिटी मतलब अल्पसंख्यक समुदाय क्या फील करते हैं, रेदर देन मेजॉरिटी क्या सोचती है। उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जो बहुसंख्यक समुदाय हैं वो क्या सोचते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं क्या फील करते हैं किसी कंट्री में, उससे हमें पता लगता है कि उस कंट्री में सेकुलरिज्म और धार्मिक सहिष्णुता कितनी है। ठीक है, एक कोट याद रखेंगे। इसके अलावा एक कमेटी और याद रख लीजिए, सच्चर कमेटी, SACHHAR। ये माइनॉरिटी के लेकर एक कमेटी गठित की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा काफी टाइम पहले। तो इसने ये कहा था कि मुस्लिम्स की पॉपुलेशन तो बढ़ रही है इंडिया में, बट वो लो प्रोफाइल एम्प्लॉयमेंट करते हैं। मतलब जैसे आपने देखा होगा लकड़ी का काम कर रहे हैं। तो इस कमेटी की रिपोर्ट ने हाईलाइट किया था कि इंडिया में जो माइनॉरिटी की कंडीशंस हैं, स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी के जो हैं वो लो प्रोफाइल जॉब में काम करते हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हमें याद रखनी है। तो हम मेंस में भी इसको यूज कर सकते हैं। आगे चलते हैं अगले करंट अफेयर पे, नागरिकता संशोधन अधिनियम। ठीक है, 2024। तो सबसे पहले एक पॉइंट याद रखिए कि इसका ओरिजिनल एक्ट क्या है। तो 1955 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था। अगर यहीं मैं आपसे बात करूं कि सिटीजनशिप का जो मतलब पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो पार्ट 2 में मेंशन है, सबसे पहले याद रखना है। और 5 से 11 आर्टिकल सिटीजनशिप में डेडिकेटेड किए गए हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपको कि ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बना है पार्लियामेंट के कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। ठीक है, तो चलो मैं बता देता हूं। आर्टिकल 11 को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है और उसमें कहा गया है कि पार्लियामेंट लॉ बना सकती है सिटीजनशिप से रिलेटेड। तो उसी के तहत ये लॉ बनाया गया है, सिटीजनशिप अधिनियम 1955। इसमें 2024 में अमेंडमेंट किया गया, एक 2019 में अमेंडमेंट किया गया। तो 19 में जब अमेंडमेंट किया गया तो यह कहा गया था कि बाप कंट्री मतलब बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इन कंट्री से अगर माइनॉरिटी समुदाय के लोग, माइनॉरिटी मतलब इन कंट्री में जो माइनॉरिटी हैं, हिंदू, बुद्ध, जैन, सिख, पारसी, ईसाई
इन कम्युनिटी के लोग अगर इंडिया में आते हैं तो उनको हम क्या देंगे, सिटीजनशिप देंगे। ऐसा क्यों कहा गया इस एक्ट में, क्योंकि इन कंट्रीज में जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं, हिंदू बौद्ध जन, इनके साथ रिलीजियस परसिक्यूशन हुआ, मतलब अत्याचार हुआ, ऐसा इंडियन गवर्नमेंट मानती है। तो इसलिए इन लोगों को, हिंदू बौद्ध और ये लोग अगर इंडिया में आएंगे तो इनको सिटीजनशिप दी जाएगी। तो इस एक्ट में यही बात की गई। तो अब इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है। तो इसके लिए 2024 में रूल्स आए, 11 मार्च 2024 को रूल्स आए और इसके थ्रू सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 को इंप्लीमेंट किया जा रहा है। ये सारे पॉइंट हमें याद रखने हैं। इसमें एक और बहुत अच्छी बात कही गई कि एक कट ऑफ डेट की बात की गई और एक और बात की गई। कट ऑफ डेट क्या थी कि ये जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं बाप कंट्री में, वो 31 दिसंबर 2014 से पहले इंडिया में आने चाहिए। अगर इसके बाद आएंगे तो इनको कंसीडर नहीं किया जाएगा। इससे पहले अगर इंडिया में आए हुए होंगे तो इनको सिटीजनशिप दी जाएगी। इसके अलावा इसमें दूसरा चेंज ये किया गया कि जो बेसिकली इंडिया में क्या होता था, नेचुरलाइजेशन के तहत हमें 11 साल अगर इंडिया में हम रह लिए हैं तो हमको सिटीजनशिप मिल जाएगी। लेकिन इस अमेंडमेंट में एक डाइल्यूट कर दिया गया और कहा गया कि आपको मिनिमम 5 साल रह लिए होगे तो भी आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। और इसमें यह कहा गया कि और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेने होंगे उनके बारे में बात की गई। तो टोटल 6 दस्तावेजों के बारे में बात की गई। अगर किसी रिफ्यूजी के पास ये 6 दस्तावेज होंगे, इनमें से कोई एक होगा तो उसको सिटीजनशिप मिल जाएगी। अब इसमें एक और चीज़ कही गई कि इस तारीख का ध्यान रखना है, सबसे पहले इस तारीख से पहले आने चाहिए। इसके अलावा 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं हैं, टोटल 22 भाषाएं हैं, उनमें से किसी एक भाषा का ज्ञान होना भी जरूरी है। क्लियर यहाँ तक? आगे चलते हैं। अब ये हमारा, इसमें इतने ही पॉइंट याद रखने हैं। देखो मैं आपको टू द पॉइंट बता रहा हूँ जो जो एग्जाम में आ सकते हैं। क्लियर? कट ऑफ डेट याद रखेंगे, 11 से 5 साल कर दिया गया है, और कौन कौन सी कम्युनिटी के लोग हैं, और बाप कंट्री से आने चाहिए। ठीक है, बाप की फुल फॉर्म आपको मैंने बताई दी। क्लियर यहाँ तक? आगे चलते हैं। दिबांग बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना। तो देखिए, कोई भी बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना मतलब मल्टीपर्पज हाइड्रो पावर, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी स्कीम। ठीक है, तो बेसिकली ये किसके लिए बनाई जाती है कि हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है, मतलब एनर्जी जनरेट करनी है, और फ्लड को कंट्रोल करना है। तो इसमें हमें याद क्या रखना है कि कहाँ बनाई जा रही है, दिबांग रिवर पे बनाई जा रही है। दिबांग किसकी ट्रिब्यूटरी है? ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है। और ये कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में ये परियोजना है। ऑपरेट कौन कर रहा है? एनएचपीसी ऑपरेट कर रहा है। अब यहाँ पे जो डैम बनाया गया है वो सबसे ऊंचा कंक्रीट डैम है, ये हमें याद रखना है। सबसे हाईएस्ट कंक्रीट ग्रेविटी डैम है, ये पॉइंट हमें याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा इसको ये भी कहा जा रहा है कि हाईएस्ट आरसीसी डैम ऑफ द वर्ल्ड है। तो ये दोनों फैक्ट हम याद रखेंगे। बस दिबांग अरुणाचल प्रदेश और क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कंक्रीट ग्रेविटी डैम है। क्लियर? अगले करंट अफेयर पे चलते हैं। तो देखिए अगला करंट अफेयर क्या है, एक और चीज देखिए। हाँ, सिद्रापोंग जल विद्युत स्टेशन, मतलब सिद्रापोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, ये कहाँ पर है? ये वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तो ये भी हमें बस इतना याद रखना है कि सिद्रापोंग जल विद्युत स्टेशन कहाँ पर है? दार्जिलिंग में है। और ये सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन है, ये पॉइंट हम याद रख सकते हैं क्योंकि 1897 में ये कमीशन हुआ था। तो हमें सिद्रापोंग पश्चिमी बंगाल, सिद्रापोंग पश्चिमी बंगाल, प से प उठाइए और यहाँ से पश्चिमी बंगाल उठाइए, क्योंकि याद रखना है, डायरेक्टली एग्जाम में आ सकता है। इसके अलावा देखिए, इसमें बात की गई है 3 जॉर्जेस संयंत्र की, मतलब 3 जॉर्ज प्लांट या डैम की बात की गई है। ये चाइना में यांगत्से रिवर पर है और ये सबसे बड़ा विद्युत संयंत्र है इंस्टॉल कैपेसिटी के मामले में। तो ये पॉइंट हमें याद रखना है। ठीक है, 3 जॉर्ज डैम कहाँ पर है? चाइना में है, यांगत्से रिवर पे है, YANTZE। ठीक है, अच्छा यहीं पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आपने क्या आसवान डैम के बारे में सुना है? अगर इसके बारे में सुना है तो बताइए कौन सी रिवर पर है और कौन से कंट्री में लोकेटेड है? ASWAN। ठीक है, आगे चलते हैं सेला सुरंग के बारे में। तो सेला सुरंग के बारे में क्या है? देखिए, सेला सुरंग कहाँ पे? सबसे पहले आपको याद रखना है कि अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में है। तो और ये कहाँ से किस किस जगह को कनेक्ट कर रही है, ये हमारे एग्जाम में आता है। तो ये तेजपुर से, मतलब तेजपुर अरुणाचल प्रदेश में, सॉरी तेजपुर असम में और अरुणाचल प्रदेश तवांग, तो तेजपुर से तवांग को कनेक्ट कर रही है, हम याद रखेंगे। बनाई किसने है? BRO ने बनाई है। कौन से प्रोजेक्ट के तहत? प्रोजेक्ट वर्तक के तहत। तो 4 पॉइंट हमें इसमें मेन याद रखनी है कि सेला टनल कहाँ पर है? ये अरुणाचल प्रदेश में है। ये तेजपुर से तवांग को कनेक्ट कर रही है। तेजपुर का है असम में, तवांग का है अरुणाचल प्रदेश में। बनाई किसने है? BRO ने बनाई है। किस प्रोजेक्ट के तहत? प्रोजेक्ट वर्तक के तहत। ठीक है, यही पॉइंट है, बस हमें देखो पॉइंट टू पॉइंट याद रखना है जो एग्जाम में आएगा। इसके अलावा देखिए, ये ऑस्ट्रियन
टनलिंग मेथड के थ्रू बनाई गई है। तो ये पॉइंट भी कई बार अगर मल्टीपल स्टेटमेंट आएगा तो स्टेटमेंट लिखा आ सकता है कि जो सेला टनल वाली है वो न्यू ऑस्ट्रेलियन टनलिंग मेथड की पद्धति से बनी है, ठीक है। और ये इतनी ऊंचाई पे 13,000 फीट की ऊंचाई पे, ये आंकड़ा भी याद रखना, 13,000 फीट की ऊंचाई पे वर्ल्ड की लार्जेस्ट बाई लेन रोड टनल है। तो ये फैक्ट एक हमें भी याद रखना है, ठीक है। तो एक इधर हमने डैम देखा था, हाईएस्ट आरसीसी डैम ऑफ द वर्ल्ड, इधर वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट बाई लेन रोड टनल इतनी ऊंचाई पे, तो ये सेला टनल। देखिए इतने अच्छे अच्छे फैक्ट हैं इस बुक में, बहुत अच्छी बुक है, मतलब आपको याद रखने हैं सारे फैक्ट, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए सेला सुरंग के बारे में और भी चीज़ें लिखी हुई हैं कि इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर इंग्लैंड के द्वारा इसे हाईएस्ट टनल इन इंडिया के रूप में मान्यता दी गई है, ठीक है। इसके अलावा देखिए ब्रांगसा पुल, तो ब्रांगसा पुल कहाँ पर है? लद्दाख में। सबसे पहले तो लोकेशन हमको पता होनी चाहिए कि ये कहाँ पर है, ठीक है। और ये हाईएस्ट मल्टी स्पैन ब्रिज है, श्योक रिवर पर है, बीआरओ ने इसको बनाया है, बस इतना याद रखिए। ब्रांगसा पुल कहाँ पर है? लद्दाख में है, श्योक रिवर पर है, क्लियर। आगे चलते हैं। शौर्य की मूर्ति, तो देखिए शौर्य की मूर्ति किसके लिए बनी है? लचित बरफुकन के लिए। लचित बरफुकन कौन थे? जो अहोम किंगडम था उसमें ये आर्मी के जनरल हुआ करते थे, और इन्होंने किससे लड़ाई की थी? मुगलों से लड़ाई की थी 1671 में। इस लड़ाई को किस नाम से जानते हैं? बैटल ऑफ सराई घाट। इस सराई घाट इन्होंने मुगलों को हरा दिया था, ठीक है। तो इनकी अभी 400वीं बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई थी 2022 में। तो इतने पॉइंट हम याद रखेंगे। क्या क्या मैंने बताया? लचित बरफुकन अहोम साम्राज्य में ये आर्मी के जनरल हुआ करते थे, इन्होंने मुगलों के अगेंस्ट में 1671 में बैटल ऑफ सराय घाट लड़ी, ठीक है। और 2022 में इनकी 400वीं जयंती मनाई गई। फिर असम सरकार ने यह काम 24 नवंबर को लचित दिवस के रूप में मनाएंगे, ठीक है। लचित दिवस के रूप में कब मनाएंगे? 24 नवंबर। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको 3 डे याद कराए थे, एक 17 सितंबर, एक 25 जून, एक 16 जुलाई। देखिए आपको कमेंट करके बताना है कि ये तीनों कौन कौन से डे हैं। देखिए आप जब तक रिवाइज नहीं करोगे ना तो आपको कोई फायदा नहीं होगा करंट अफेयर पढ़ने का। मल्टीपल रिवीजन करो। आपको अब जो क्वेश्चन पूछा गया इसका कमेंट करके आंसर देना। 17 सितंबर को चलो हैदराबाद लिबरेशन डे मैंने आपको बताया था, ठीक है। 25 जून आपको कमेंट करके बताना है। चलिए संविधान हत्या दिवस। 16 जुलाई तो देखो 100% आप लोगों को कमेंट करके बताना है 16 जुलाई को कौन सा डे मनाया जाता है, क्लियर। इसके अलावा देखिए ये जो प्रतिमा है ये ब्रॉन्ज की बनी हुई है। चलो साइंस का आपको क्वेश्चन देता हूं कि ब्रॉन्ज में क्या क्या होता है, ठीक है, ये आप कमेंट करके बताइए, क्लियर। आगे चलते हैं। इसको स्टैचू ऑफ वेलोर के नाम से भी जाना जा रहा है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। स्टैचू ऑफ वेलोर या शौर्य की प्रतिमूर्ति कहां पे बनी है? असम में। किसकी है? लचित बोरफुकन है, ठीक है, ब्रॉन्ज की बनी हुई है। और बैटल ऑफ सरायघाट 1671 में इन्होंने मुगलों के अगेंस्ट में लड़ी थी, ये याद रखना, मुगलों के अगेंस्ट में। यहाँ पे मराठा लिख देंगे या दिल्ली सल्तनत लिख देंगे, नहीं, मुगलों के अगेंस्ट में। ईयर से भी वैसे आपको पता लग जाएगा अगर आपको ईयर याद रहेगा, तो 1671 ईयर याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं अगले करंट अफेयर पे। तो देखिए एकात्मत्मा की मूर्ति, ठीक है, एकात्मत्मा की मूर्ति। तो स्टैचू ऑफ वननेस की बात हो रही है। स्टैचू ऑफ वननेस किसके लिए बना है? आदि गुरु शंकराचार्य के लिए बना है। कहां पे बना है? खांडवा जिले के मंधाता पर्वत के पास स्थापित की गई है। तो आपको ये पता लग गया मंधाता पर्वत कहां पर है? मध्य प्रदेश में है, हम याद रखेंगे, ठीक है। इसके पास से कौन सी रिवर निकलती है? नर्मदा रिवर, इसके पास से निकलती है, यहाँ से ओरिजिन नहीं होती, ये याद रखना है। आगे चलते हैं। स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस, ठीक है, स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस कहाँ पर है? विजयवाड़ा में बना है, आंध्र प्रदेश में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आ सकता है। और ये ब्रॉन्ज का, ये भी ब्रॉन्ज का ही बना हुआ है, आंध्र प्रदेश में। और ये किसके लिए है? डॉक्टर अंबेडकर की सबसे बड़ी मूर्ति है। तो स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस कर लिया, स्टैचू ऑफ वेलोर कर लिया, स्टैचू ऑफ वननेस कर लिया। देखिए जो जो चीज़ें हम एक साथ कर रहे हैं ना उनको माइंड मैप बना लीजिए कि ये तीनों हमने एक साथ पढ़े हैं। आंख बंद करिए, वीडियो पॉज करके एक बार खुद से बोलिए, अच्छा कौन कौन से स्टैचू पढ़े हमने, कहाँ कहाँ थे, और मैप में एग्ज्यूम करिए। अच्छा आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा, और स्टैचू ऑफ वननेस मध्य प्रदेश में, और स्टैचू ऑफ वेलोर कहाँ पे? असम में। तो मैप में आपने खुद से ड्रॉ कर लिया तो आपको 100% फिर हमेशा के लिए याद हो जाएगा, क्लियर। और ये किसके लिए? स्टैचू ऑफ क्या बोलते हैं? सोशल जस्टिस, डॉक्टर अंबेडकर के लिए, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भूलना नहीं है। और ये सबसे बड़ी मूर्ति है, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी मूर्ति कहां पर है? हैदराबाद में। तो दूसरी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें फर्स्ट ही याद रखनी है। आगे चलते हैं अगले करंट अफेयर पे। देखिए संसदीय विशेषाधिकार मतलब पार्लियामेंट्री प्रिविलेज की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। और इससे रिलेटेड एक इशू आया था, नोट फॉर वोट मामला। तो सबसे पहले देखो हम ना पार्लियामेंट्री प्रिविलेज को समझ लेते हैं। इससे रिलेटेड यूपीपीसीएस में पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं। तो देखिए पार्लियामेंट्री प्रिविलेज क्या होते हैं, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। देखिए कुछ ऐसे राइट्स या कुछ इम्यूनिटीज या कुछ एग्जम्पशंस, मतलब कुछ राइट्स दिए जाते हैं या कुछ छूट दी जाती हैं पार्लियामेंट के मेंबर्स को और उनकी कमेटी को, जिससे कि वो उनकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है उन
उनको वो अच्छी तरीके से निभा सकें और उनकी मतलब उस काम को करने में कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना आए, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ऐसे राइट्स, इम्यूनिटीज़ और एग्जम्पशंस को हम क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज बोलते हैं। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से आर्टिकल के अंदर मेंशन है? आर्टिकल 105 के अंदर एमपीज के लिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए, आर्टिकल 194 स्टेट लेजिस्लेचर में एमएलए के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। तो हमने पार्लियामेंट्री प्रिविलेज समझ लिए। अब देखिए दो तरह के पार्लियामेंट्री प्रिविलेज होते हैं, इंडिविजुअल होते हैं और कलेक्टिव होते हैं। एक इंडिविजुअल तौर पे दिए जाएंगे, एक सामूहिक तौर पे दिए जाएंगे। तो देखिए हम सामूहिक तौर पे तो बहुत सारे हैं, तो हम इंडिविजुअल तौर पे कर लेते हैं, क्योंकि यूपीपीसीएस में एक बार क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सा इंडिविजुअल प्रिविलेज नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था। तो इंडिविजुअल प्रिविलेज 3 है, ये तीनों हम याद रख लेंगे तो हमें कलेक्टिव जो बचे हुए सारे कलेक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला हमें क्या याद रखना है, फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में बात करता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये है कि आपने पार्लियामेंट में कुछ भी बोला है या कोई भी वोट दिया है तो उसके रिगार्डिंग आप पे कोई भी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती, मतलब आप फिर कुछ भी बोल सकते हो पार्लियामेंट में। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि पार्लियामेंट जब सेशन में है तो 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक आपको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। बट यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सिविल केसेस में आपको अरेस्ट नहीं किया जा सकता, बट अगर क्रिमिनल केस है या प्रिवेंटिव डिटेंशन का केस है तो आपको अरेस्ट किया जा सकता है। क्या याद रखेंगे हम कि पार्लियामेंट जब सेशन में है तो 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक आपको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये केवल सिविल केसेस में है। क्रिमिनल केसेस और प्रिवेंटिव डिटेंशन के केसेस में आपको अरेस्ट किया जा सकता है। क्लियर। तीसरा क्या है कि आपको ज्यूरी सर्विस से एग्जम्पशन मिलती है, मतलब आप अगर पार्लियामेंट सेशन में हैं तो आप कोर्ट जाने से मना कर सकते हो, कोर्ट को कोई एविडेंस देने से मना कर सकते हो। तो हमने क्या क्या जाना कि फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, 40 दिन अगर पार्लियामेंट सेशन से 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक आपको सिविल केसेज में इम्यूनिटी मिलती है, आपको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। तीसरा हमने क्या जाना, कोर्ट अगर पार्लियामेंट सेशन में है तो आप कोर्ट जाने से मना कर सकते हो या एविडेंस कोर्ट को देने से मना कर सकते हो। इसी को हम क्या बोलते हैं, एग्जम्प्ट ऑफ ज्यूरी सर्विसेज। क्लियर। तो ये तो इंडिविजुअल हैं। इसके अलावा जो बच जाएंगे वो सारे हमारे कौन से हो जाएंगे, कलेक्टिव प्रिविलेज हो जाएंगे। जैसे कलेक्टिव प्रिविलेज में क्या क्या आता है कि पार्लियामेंट अपनी रिपोर्ट को पब्लिश कर सकती है, तो वो कलेक्टिव प्रिविलेज है। दूसरों को रोक भी सकती है पब्लिश करने से। बट यहीं 44th एक अमेंडमेंट हुआ था, 44th अमेंडमेंट हम याद रखेंगे। 44th अमेंडमेंट में क्या कहा गया था कि अगर प्रेस ट्रू रिपोर्ट, पार्लियामेंट की ट्रू रिपोर्ट, सत्य रिपोर्ट को पब्लिश कर रही है तो उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। ये कौन से अमेंडमेंट से कहा गया था, 44th अमेंडमेंट से। ठीक है, इसके अलावा पार्लियामेंट चाहे तो स्ट्रेंजर्स को एक्सक्लूड कर सकती है, ये भी कलेक्टिव प्रिविलेज का पार्ट है। पार्लियामेंट की प्रेमाइस में किसी को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। अगर अरेस्ट करना है तो किससे परमिशन लेनी पड़ेगी, चेयरमैन से परमिशन लेनी पड़ेगी या स्पीकर से परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, इतना याद रखेंगे तो ये कलेक्टिव प्रिविलेज हो गए। तो अगर मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि आप ना इंडिविजुअल प्रिविलेज याद कर लीजिए, कलेक्टिव ऑटोमेटिकली जो बचे हुए कलेक्टिव हो गए। और इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ था और इस साल ये इशू भी आया है, तो देखो इससे क्वेश्चन आ भी सकता है। आर्टिकल याद रखने 105 और 194। ठीक है, अब इशू क्या है, इशू समझ लेते हैं। देखिए अभी रिसेंट एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी थी, उसमें एक केस आया था सीता सोरेन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, 2024 में ये केस आया था 4 मार्च को। इसमें ये कहा गया था कि अगर संसद में आप कोई भाषण दे रहे हो या संसद में वोट दिया जा रहा है, मतलब जो एमएलए हैं या एमपी हैं जो वोट दे रहे हैं और रिश्वत लेके अगर वो वोट दे रहे हैं तो उनको कोई भी पार्लियामेंट प्रिविलेज नहीं मिलेगा। ठीक है, एक बार रिपीट कर रहा हूं, सीता सोरेन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2024 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर कोई भी एमपी पैसे लेके भाषण दे रहा है या वोट दे रहा है तो उसको पार्लियामेंट्री प्रिविलेज नहीं मिलेगा। ये वाला जो मैंने बताया कि कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी वोट दे सकते हैं, और ये अगर पैसे लेके किया जा रहा है तो आप इसके हकदार नहीं हो, इस पार्लियामेंट्री प्रिविलेज के। आप पे क्या होगा, आप पे केस चलेगा, मुकदमा चलेगा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत। क्लियर। तो ये इशू आया था तो हम इसे याद रखेंगे। ठीक है, अब आपके लिए क्वेश्चन फिर निकल के आता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो बेंच होती है उसमें मिनिमम कितने जज की रिक्वायरमेंट होती है, ये आपको कमेंट करके बताना है। देखिए जो भी क्वेश्चन पूछे जाएं आपको बताने हैं। इसके अलावा देखिए ये भी याद रखना कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, करप्शन प्रिवेंशन एक्ट 1988, करप्शन प्रोविजन एक्ट 1988 का है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, आगे चलते हैं अगले करंट अफेयर पे। देखिए पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, तो पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के बारे में इसमें बात की गई है। तो सबसे पहले हमें समझना है कि जो COP26 हुआ था 2021 में यूके के ग्लासगो में, वहाँ पे मोदी जी ने ये कहा था कि हमें नॉन फॉसिल फ्यूल से 500 गीगावाट एनर्जी जनरेट करनी है 2030 तक। आई रिपीट कि
COP26 2021 में यूके में हुआ था, वहाँ मोदी जी ने ये अनाउंस किया था कि हम 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल से 2030 तक एनर्जी जनरेट करेंगे। तो उससे रिलेटेड एक रिपोर्ट आई है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी की। रिपोर्ट का नाम क्या है? रिन्यूएबल कैपेसिटी स्टैटिक्स। इस रिपोर्ट के तहत ये कहा गया कि भारत में जो रिन्यूएबल एनर्जी की रैंकिंग है, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी की जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, उसमें इंडिया की रैंक 4th है। और अगर मैं बात करूं सोलर कैपेसिटी में इंडिया की रैंक 5th है। और अगर मैं बात करूं विंड कैपेसिटी में इंडिया की रैंक कितनी है? 4th है। तो देखिए ये मैंने इधर डायग्राम बना हुआ है, रिन्यूएबल एनर्जी में 4th है, सोलर में 5 है, विंड में 4th है। ठीक है, ये किसके अकॉर्डिंग है? रिन्यूएबल कैपेसिटी स्टैटिक्स के अकॉर्डिंग। ये किसने निकाली है? इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी के द्वारा ये स्टैटिक्स निकाला गया है। अब देखिए इसमें हमें याद क्या रखना है कि जो पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना है, इसको ना घोषणा कब की गई इसकी? तो 13 फरवरी 2024 को इसकी घोषणा की गई और इसको मंजूरी कब दी गई? 29 फरवरी। तो दोनों डेट याद रखनी है, एग्जाम में कोई भी आ सकती है, पूछा जाए अनाउंस कब किया गया? तो 13 फरवरी 2024 को। अब इसकी वो क्या बोलते हैं, इसको मंजूरी कब दी गई? 29 फरवरी 2024 को। दोनों डेट हम याद रखेंगे। अब इसके तहत क्या किया जाएगा? 1 करोड़ घरों में बिजली प्रोवाइड की जाएगी, 1 करोड़ घरों में सोलर रूफटॉप पावर प्लांट लगाया जाएगा, सोलर रूफटॉप पावर प्लांट लगाया जाएगा। ठीक है, और उसके तहत हमें 300 यूनिट बिजली फ्री प्रोवाइड की जाएगी, 300 यूनिट बिजली प्रति माह फ्री प्रोवाइड की जाएगी। अब इसमें कितना आउटले है, मतलब कितना इसमें खर्चा आएगा? 75.021 करोड़। तो 75 करोड़ के आसपास इसमें खर्चा आएगा, ये हमें याद रखना है। अब देखिए इसमें ना बात की गई है कि अगर इतने किलोवाट क्षमता का आप सोलर प्लांट लगाते हो तो आपको कितनी सब्सिडी मिलेगी, और अगर 2 से 3 के बीच में लगाते हो तो कितनी सब्सिडी मिलेगी। तो अगर 2 किलोवाट क्षमता का लगाते हो तो आपको 60% की सब्सिडी वित्तीय सहायता दी जाएगी। 2 से 3 के बीच का लगाते हो तो आपको 40% सब्सिडी दी जाएगी। 3 से ज्यादा के ऊपर कोई सब्सिडी नहीं है। ठीक है ना, 2 से 3 की ही तक की बात की गई है। क्लियर? आगे चलते हैं। इसके अलावा देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक मॉडल सोलर विलेज बनाया जाएगा। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये एग्जाम में तो क्वेश्चन नहीं आएगा, बट ये मेंस के प्रोस्पेक्टिव से देखो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। GS4 में हम रोल मॉडल की बात करते हैं कि हमारी लाइफ में कोई ना कोई रोल मॉडल होता है। कोई रतन टाटा जी को भी मानता है, कोई अब्दुल कलाम जी को मानता है। तो ऐसे ही रोल मॉडल हम सोलर रूफटॉप प्लांट के लिए बना रहे हैं। ऐसी कुछ विलेज बना देंगे जो कि रोल मॉडल की तरह काम करेंगे। तो देखिए जब रोल मॉडल को लोग फॉलो करते हैं, कोई एक विलेज सोलर विलेज बन जाएगा तो और भी विलेज बनने की कोशिश करेंगे सोलर विलेज। ठीक है, तो यहां पे हम इससे लिंक कर सकते हैं, इस तरीके से हमें सोचना है। ठीक है, इसके अलावा देखिए अब पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना में क्या फायदा? आपको बिजली तो मिली ही मिली गई, इसके अलावा जो सरप्लस बिजली जनरेट होगी उसको आप सेल कर सकते हो, उससे आपकी अर्निंग भी हो जाएगी। तो आपकी अर्निंग भी हो गई, साथ ही साथ हम जो पढ़ रहे हैं वो लर्निंग भी हो गई, और आपको इलेक्ट्रिसिटी भी मिल गई। ठीक है, 15,000 से 18,000 रुपये आप बचत कर सकते हो। क्लियर? इसके अलावा देखिए और क्या होगा कि सोलर एनर्जी लगेगी तो CO2 का उत्सर्जन भी कम होगा। तो यही पॉइंट इसमें बात की गई है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले करंट अफेयर पे। देखिए इसमें ना दोनों डेट याद रखना, 29 फरवरी 2024 और 13 फरवरी 2024। ये डायरेक्टली एग्जाम में आ सकता है। जैसे पीएम किसान योजना की डेट में हमेशा कंफ्यूजन रहता है, तो ऐसे ही पीएम सूर्यघर बिजली योजना, पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना में कंफ्यूजन है। तो याद रखना 13 और 29। ठीक है, ऐसे याद रख लेंगे, 1 के बाद 2 और 3 तक 9। ठीक है, आगे चलते हैं। बोइंग सुकन्या प्रोग्राम। तो बोइंग सुकन्या प्रोग्राम इंपॉर्टेंट है। मोदी जी ने बोइंग सुकन्या प्रोग्राम लॉन्च किया। ठीक है, इससे क्या फायदा होगा? महिलाओं का एम्पावरमेंट करना है और महिलाओं की भागीदारी बढ़ानी है, किसमें? एविएशन के फील्ड में। क्लियर? अब आगे बात करते हैं इसमें और क्या क्या चीज़ें याद रखनी है कि बेसिकली महिलाओं की भागीदारी, महिलाओं का पार्टिसिपेशन किस में बढ़ाना है? स्टेम के फील्ड में। स्टेम का मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, जिससे कि क्या होगा कि वुमेन का एम्पावरमेंट होगा। वुमेन के पास चॉइसेस आ जाएगी, वॉइसेज आ जाएंगी। देखिए चॉइस आ गई, वॉइस आ गई, इसका मतलब क्या है? वुमेन क्या फील करेंगी? एम्पावर्ड फील करेंगी। ठीक है, और बोइंग सुकन्या स्कीम के तहत उनको स्किल दी जाएगी जिससे कि वो एविएशन के फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करें और इससे उनको नौकरियाँ भी मिलेंगी। क्लियर? इसके अलावा इसमें लैब भी बनाई जाएंगी बोइंग सुकन्या प्रोग्राम के तहत। उन लैब्स के थ्रू ये अपना कैरियर भी बना सकती हैं वुमेन। इसके अलावा देखिए इसमें कहा गया है कि बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी सेंटर एक बनाया जाएगा। वो कहाँ पे बनेगा? बेंगलोर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। बोइंग कंपनी USA की कंपनी है जो कि विमान वगैरह बनाती है और अमेरिका के बाहर ऐसा सबसे बड़ा निवेश है और सबसे बड़ा सेंटर भी है। ठीक है, एरोस्पेस इंजीनियरिंग फैसिलिटी भी अमेरिका के बाद इंडिया में सबसे बड़ी फैसिलिटी है और ये कहाँ बन रही है? बेंगलोर में बन रही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। इससे पहले आपने ये सुना होगा, देखिए UPPCS 2023 में ये क्वेश्चन आया था कि फरवरी 2023 में टुमकुरू कर्नाटक में
हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी डेवलप की गई थी, जो एशिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में यूपीपीसीएस डायरेक्ट 2023 में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। अब ये क्वेश्चन उसी के पैटर्न पे हो सकता है आ जाए, तो याद रखेंगे बेंगलोर में बन रहा है बोइंग का एक सेंटर बन रहा है, और जो यूएसए में की जो कंपनी है बोइंग, और यूएसए के बाहर सबसे बड़ा सेंटर है वो, ठीक है, जो इंडिया में बन रहा है। इसके अलावा देखिए स्वाति पोर्टल के बारे में बात की गई है। स्वाति पोर्टल किसने बनाया है? स्वाति पोर्टल बनाया है इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी ने। किसने बनाया है स्वाति पोर्टल? इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी ने बनाया है। और इसको लॉन्च कब किया गया? 11 फरवरी को लॉन्च किया गया। 11 फरवरी को क्या मनाते हैं? इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन गर्ल्स इन साइंस। इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। तो कैसे याद रखेंगे? देखिए हम वुमेन को चाहते हैं कि मैन की बराबरी पे आ जाएं, ठीक है, यही उद्देश्य है, क्योंकि वुमेन को काफ़ी पिछड़ी हुई हैं, सेक्स रेशियो भी कम है, एम्प्लॉयमेंट में भागीदारी भी कम है, तो हम ये चाहते हैं दोनों बराबर हो जाएं। तो एक और एक बराबरी भी होता है, तो हम ऐसे याद रखेंगे 11 फरवरी, ठीक है। चलिए आपके लिए क्वेश्चन है, टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है? ये आपको कमेंट करके बताना है। टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है आपको? चलो 11 मई को मनाया जाता है, मैं बता देता हूँ, बट आपको ये बताना है, 11 से मुझे याद आ गया था। अब आपको ये बताना है कि टेक्नोलॉजी डे क्यों मनाया जाता है, मतलब 11 मई को ही क्यों मनाया जाता है, ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो देखिए इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी ने स्वाति पोर्टल लॉन्च किया है। स्वाति की फुल फॉर्म सबसे पहले पता होनी चाहिए, साइंस फॉर वुमेन ए टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। साइंस फॉर वुमेन ए टेक्नोलॉजी फॉर इनोवेशन, ठीक है। इसमें भी वही बात की गई है कि महिलाओं को किस में बढ़ाना है? साइंस के स्टेम के फील्ड में, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स मेडिसिन के फील्ड में वुमेन की भागीदारी को बढ़ाना है, क्लियर। इसके अलावा देखिए ये पोर्टल किसके द्वारा विकसित किया गया? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जेनोमिक रिसर्च के द्वारा ये पोर्टल को विकसित किया गया, ठीक है। तो हम याद रखेंगे प्लांट जेनोमिक रिसर्च कहां पर है? नई दिल्ली में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जेनोमिक रिसर्च नई दिल्ली में है, यह हमें नहीं भूलना है, ठीक है। आगे चलते हैं। चुनावी बॉन्ड योजना, जो चुनावी बॉन्ड योजना है उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है, मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है। तो देखिए चुनावी बॉन्ड क्या है? एक तरीके से प्रॉमिसरी नोट है। प्रॉमिसरी नोट क्या? देखिए प्रॉमिसरी नोट का मतलब ये होता है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी से कहती है हम फ्यूचर डेट पे आपको पेमेंट करेंगे, ये हम आपसे प्रॉमिस करते हैं। एक नोट पे ये लिखा रहता है कागज पे, उसी को हम क्या बोलेंगे? प्रॉमिसरी नोट बोलेंगे। तो इलेक्टोरल बॉन्ड एक तरीके से प्रॉमिसरी नोट ही था, और इस पे न तो खरीदने वाले का नाम नहीं लिखा रहता, जो इस नोट को खरीदता है उस पे उसका नाम नहीं लिखा रहता, ठीक है। और इसको कौन कौन खरीद सकता है? कोई भी भारत का नागरिक खरीद सकता है, कोई भी ऐसा इंडियन मतलब कॉर्पोरेट खरीद सकता है जो इंडिया में स्टैब्लिश्ड है। और इसको खरीदने के लिए बेसिकली 1000 का डिनोमिनेशन से 1 करोड़ के डिनोमिनेशन तक आप खरीद सकते हैं। जब इस बॉन्ड को खरीदते हैं तो इसको आपको 15 दिन के अंदर एनकैश कराना होता है। अगर आप 15 दिन के अंदर एनकैश नहीं कराते तो ये किस में चला जाता है? इसका पैसा प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में चला जाता है, ठीक है। इसका मतलब अगर आपने मान लो किसी सिटीजन ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा, अब आप कहाँ से खरीद सकते हो? एसबीआई से खरीद सकते हो, केवल याद रखना एसबीआई से खरीद सकते हो। खरीदने के बाद उसने किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं दिया मान लो 15 दिन के अंदर, तो वो पैसा कहाँ जाएगा? उस बंदे के पास वापस चला जाएगा? नहीं, वो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में जाएगा, ठीक है। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि कौन कौन से पॉलिटिकल पार्टी इसको एनकैश कर सकते हैं। जैसे किसी पर्सन ने खरीदा एसबीआई से और उस पर्सन ने खरीद के किसी पॉलिटिकल पार्टी को दे दिया, तो हर पॉलिटिकल पार्टी क्या इलेक्टोरल बॉन्ड से डोनेशन ले सकती है? नहीं भाई, नहीं ले सकती। केवल वही पॉलिटिकल पार्टी ले सकती है जिसने पिछले आम चुनावों में, पिछले लोकसभा के चुनावों में 1% मत प्राप्त किया हो, या लोकसभा में या विधानसभा में एटलीस्ट मिनिमम 1% वोट प्राप्त किए हो, वही पॉलिटिकल पार्टी इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू फंडिंग ले सकती है, क्लियर। अब देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया गया है, तो आपको ये तो पता लग गया कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है? पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग देने की एक मैकेनिज्म थी। जब इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2018 में लेकर आई थी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कहा था इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी पॉलिटिकल फंडिंग में और ब्लैक मनी कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी जब ये केस एडीआर एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने आरटीआई फाइल की थी, ठीक है, केस फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे अब अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि क्या कहा है कि ये आर्टिकल 19 क्लॉज 1A का वायलेशन करता है। मतलब इसमें क्या है कि जब हम इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदते हैं तो जो बंदा खरीद रहा है, ठीक है, कोई पर्सन खरीद रहा है और किस पॉलिटिकल पार्टी को दे रहा है ये नहीं पता लगता था, तो इससे क्या होता था? राइट टू इन्फॉर्मेशन वायलेट हो रहा था आर्टिकल 19 के अंदर। तो उसने सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए का उल्लंघन हो रहा है। तो हमने क्या देखा कि राइट टू प्राइवेसी जो है, देखिए समझना, राइट टू प्राइवेसी
को कम इंपॉर्टेंस दी गई राइट टू इंफॉर्मेशन के कंपैरिजन में। मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंस है रेदर देन राइट टू प्राइवेसी, क्योंकि इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू क्या हो रहा था कि जो भी डोनेशन जा रहा था वो प्राइवेटली जा रहा था, पता ही नहीं लग रहा था सिटीजन्स को कौन किसको डोनेट कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि आर्टिकल 19 का उल्लंघन हो रहा है भाई, तो इसलिए हम इसके अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोलते हैं। तो एग्जाम में यही पूछा जाएगा किस आर्टिकल के तहत इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया, तो आप क्या टिक करोगे, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज 1। ठीक है, इसके अलावा देखिए एक और चीज़ ध्यान रखनी है इसमें, देखिए इसमें ये और कहा गया था जो क्या बोलते हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड आया था उसमें कंपनी एक्ट 2013 के अंदर एक संशोधन किया गया और ये कहा गया कि जो कॉरपोरेट्स हैं वो कितना भी डोनेशन दे सकते हैं पॉलिटिकल पार्टी को। ठीक है, अब मान लो किसी पॉलिटिकल पार्टी को बहुत ज़्यादा डोनेशन किसी कंपनी के द्वारा दिया जा रहा है, तो इससे क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 14 का वायलेशन हो रहा है। ठीक है, लेकिन हमें ये 14 इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है, जब भी एग्जाम में आएगा तो हमें याद रखना है कि आर्टिकल 19 पे टिक करना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड को जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल दिया गया है वो आर्टिकल 19 के उल्लंघन के लिए दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा अब आगे देखते हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है एसबीआई से कि अभी तक जितनी पार्टियों के पास डोनेशन आया है उनकी रिपोर्ट हमारे सामने पब्लिश करो। ठीक है, तो इससे हमें ये पता लगा था कि किन किन पार्टियों को कितना कितना चंदा गया है। तो भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा गया, उसके बाद अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस को, फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को। देखिए ये वैसे आएगा नहीं एग्जाम में, लेकिन याद रखना सेकेंड नंबर पर अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस है, थर्ड पे इंडियन नेशनल कांग्रेस है। ठीक है, इसके अलावा ये क्वेश्चन हो सकता है आ जाए सबसे ज़्यादा चंदा किस कंपनी ने दिया, तो फ्यूचर गेमिंग कंपनी ने दिया। ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी इसलिए मैं याद रखना है फ्यूचर गेमिंग कंपनी ने सबसे ज़्यादा चंदा दिया। ठीक है, तो कुल मिला के एक चीज़ बस इतना याद रखना है, इलेक्टोरल बॉन्ड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया गया आर्टिकल 19 के तहत। ठीक है, आगे चलते हैं। चुनावी बॉन्ड मैंने आपको बता ही दिया ये क्या है। इसके अलावा देखिए भारत रत्न 2024, तो देखिए भारत रत्न 2024 को समझने से पहले हम आर्टिकल 18 समझेंगे, क्योंकि देखिए आर्टिकल 18 में क्या बात की गई है, एबोलिशन ऑफ टाइटल के बारे में बात की गई है। और भारत रत्न क्या टाइटल है, अगर टाइटल है तो नहीं मिलना चाहिए, तो इसलिए सबसे पहले हम आर्टिकल 18 को समझेंगे। आर्टिकल 18 किसके अंदर आता है, राइट टू इक्वलिटी के अंदर आता है। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि देखिए कोई भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसका बेसिक हमें ज़रूर पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आप ये समझिए इसमें क्या बात की गई है, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स के बारे में। ठीक है, तो जैसे जो हेरिडिटरी टाइटल्स होते हैं राजा महाराजाओं वाले, ठीक है, राय बहादुर, राम बहादुर, दीवान सिंह, ऐसे टाइटल अंग्रेज दिया करते थे, उन टाइटल को एबोलिश करने की बेसिकली बात की गई है। और इसमें 3-4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो मैं याद रखने हैं कि स्टेट गवर्नमेंट मतलब इंडिया की बात हो रही है। देखिए एक बार एक मिनट इसे इरेज कर दूं, ध्यान से सुनना बस। देखिए थोड़ा राइटिंग थोड़ी ख़राब है बट ध्यान से सुन लेना कि स्टेट मतलब गवर्नमेंट कोई भी टाइटल नहीं दे सकती एक्सेप्ट एकेडमिक और मिलिट्री डिस्टिंक्शन दे सकती है। मतलब एकेडमिक फील्ड में और मिलिट्री के फील्ड में हमें पहचान दे सकती है बट कोई स्टेट टाइटल नहीं दे सकती। यहाँ स्टेट मतलब इंडिया की बात है। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक है, मतलब एकेडमिक और मिलिट्री डिस्टिंक्शंस दी जा सकती हैं बट टाइटल्स नहीं दिए जा सकते। ठीक है, क्योंकि एकेडमिक और मिलिट्री डिस्टिंक्शंस टाइटल की कैटेगरी में नहीं आते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं, एक बार रेज करूँ इसे फिर दोबारा। ठीक है, दूसरे पॉइंट में मैं क्या याद रखना है कि इंडियन सिटीजन किसी भी फॉरेन कंट्री से कोई भी टाइटल नहीं ले सकता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना। आई रिपीट कि इंडियन सिटीजन कोई भी फॉरेन कंट्री से टाइटल नहीं ले सकता किसी भी कीमत पे। तो ये स्टेटमेंट सही है कि इंडियन सिटीजन कोई भी टाइटल फॉरेन कंट्री से नहीं लेगा। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट ये है कि देखिए कोई भी फॉरेनर है इंडिया में और वो गवर्नमेंट ऑफिस में जॉब कर रहा है इंडिया के, या स्टेट गवर्नमेंट के किसी ऑफिस में जॉब कर रहा है, या कोई ऑफिस होल्ड किए हुए है, तो वो फॉरेनर कोई भी टाइटल ले सकता है बट उसे परमिशन लेनी पड़ेगी प्रेसिडेंट की। आई रिपीट, थर्ड पॉइंट में फॉरेनर इंडिया में आके जॉब कर रहा है, गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, तो वो कोई भी मतलब इंडिया में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड किए हुए है तो उसे प्रेसिडेंट से परमिशन लेके टाइटल ले सकता है वो। ठीक है, चौथा पॉइंट ये है कि कोई भी इंडियन सिटीजन है या फॉरेनर है इंडिया में, वो गिफ्ट ले सकता है, प्रेजेंट ले सकता है बट प्रेसिडेंट की परमिशन से ले सकता है। ठीक है, तो चारों पॉइंट एक बार रिपीट कर दे रहा हूं कि स्टेट गवर्नमेंट कोई टाइटल नहीं देगी एक्सेप्ट मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन के अलावा। सिटीजन कोई भी टाइटल नहीं लेगा। ठीक है, सिटीजन फॉरेन स्टेट से कोई भी टाइटल नहीं लेगा। तीसरा क्या है
कि कोई फॉरेनर इंडिया में आके जॉब कर रहा है, अगर वो किसी फॉरेन कंट्री से टाइटल लेता है तो उसे प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर कोई इंडियन सिटीजन या फॉरेन सिटीजन कोई भी गिफ्ट वगैरह लेता है तो भी उसे प्रेसिडेंट की परमिशन से ही गिफ्ट ले सकता है, मतलब प्रेसिडेंट की परमिशन इन केसेस में रिक्वायर्ड है। क्लियर यहाँ तक? तो हमारा आर्टिकल 18 का। इसके अलावा एक पॉइंट और याद रखिए, 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि जो भारत रत्न है, जैसे पद्म विभूषण है और पद्म विभूषण है, भारत रत्न है, ये टाइटल की कैटेगरी में नहीं आते, तो इनको हम अलाउ करते हैं। दूसरा, ये जो भारत रत्न है या पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है या पद्म श्री हैं, तो इनको हम प्रीफिक्स और सफिक्स के तौर पे नहीं यूज कर सकते। जैसे किसी को भारत रत्न मिल गया या पद्म भूषण या विभूषण या पद्म श्री मिल गया, तो उसको प्रीफिक्स या सफिक्स के तौर पे नहीं यूज कर सकते, मतलब अपने नाम के आगे लगा लिया या अपने नाम के पीछे लगा लिया, तो ये अलाउ नहीं होगा। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको भारत रत्न को या उनको छीन लिया जाएगा, फोरफीट कर लिया जाएगा। ठीक है, ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए आपको।